अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं, पैदाइश उनकी कराची की है। आला तालीम के लिए वो इंग्लैंड भी गई थी, लेकिन वो क्यों गई थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमारी आज की मेहमान खातून का शुमार पाकिस्तान की टॉप ब्यूटिशियन में होता है। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। पाकिस्तान में मौजूद तमाम खवातीन के लिए वो रोल मॉडल हैं। उनकी एक लंबी जर्नी है जिसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और पाकिस्तान में जितानी जो लेडीज़ हैं वो ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और द प्लस जो है वो उसकी ऑनर हैं। और इसके साथ साथ स्माइल अगेन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं और इतना नेकी का काम कर रही हैं जो शायद इससे पहले किसी को करने का ख्याल पाकिस्तान में नहीं आया। तो मेरा ख्याल है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपकी मुलाकात आज किससे करवाने जा रहे हैं। तो हमारी आज की मेहमान है मुसर्रत मिसबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम की मेहरबानी, आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। अरे नहीं, आपका माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको दूसरी दफ़ा इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि इसका जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है ना, तो हम थोड़ा सा आपके बचपन की यादें ताज़ा करेंगे, आपकी जो भूली बिसरी यादें होती हैं ना। वाकई अब तो भूली बिसरी हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि कराची की पैदाइश है, बचपन आपका कराची में गुजरा, कैसा गुजरा, फैमिली कैसी थी, कितने भाई बहन थे? कराची में हमारी बड़ी फैमिली है, यानी कि हम माशाल्लाह से 6 बहनें और 2 भाई। अम्मी अब्बू, अब तो वालिद नहीं रहे, लेकिन उस वक्त अम्मी अब्बू, नाना नानी, दादी, तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, भरा पूरा खान। हाँ, और बहुत मज़ा आता था और बहुत मोहब्बत के साथ एक ऐसा घर जहाँ पर बड़ों की इज़्ज़त होती थी, बच्चों से प्यार होता था, सब हंसी खुशी हमेशा से रहते थे, अभी भी रह रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, अभी तक स्टिल जॉइंट फैमिली है? अब जो बच गए हैं बस वही जॉइंट है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, अल्लाह ने। अच्छा, तो बचपन में कैसी थी? शरारती थी? लगता नहीं है वैसे आपको देख के कि आप शरारती थी। एक्चुअली मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, ठीक है, तो उसमें मैंने अपने बड़े होने का भरपूर फ़ायदा उठाया। बच्चों से अपने काम शाम ये वो सब करा लेती थी, हाँ, ऐसा वैसा। लेकिन देन दे वुड ऑलवेज लुक अप टू मी, बाजी बाजी बाजी। हाँ, तो फिर उसमें ये होता था कि आप बहुत सी दफ़ा बहुत कुछ अगर करना भी चाहते थे तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते थे कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो और बच्चे जो हैं या छोटे बहन भाई जो हैं वो उसको सीख लें या तो इसलिए नॉट रियली रिजर्व्ड बट रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही, इस तरह से रहा। अच्छा, तो बच्चों से काम हम कराती थी अपने बहन भाइयों से, उनके लिए एक रोल मॉडल। वैसे तो आप बचपन से ही थी इस तरह से, तो शरारती वरारती नहीं थी बिल्कुल भी? हम वैसे भी सारे बहन भाई जो थे ना वो इस तरह के बदतमीज़ टाइप के नहीं थे, माशाल्लाह। वो घर का माहौल ही ऐसा। हाँ, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, ज़ुबान किसी की ख़राब नहीं थी, तो एक बड़ा अच्छा प्यारा माहौल था। और उसमें ये ज़रूर था कि एक वक्त होता था जब हम सब स्कूल गोइंग बच्चे थे, तो एक कार में बैठे हुए और एक दूसरे की गोदी में चढ़े हुए, और ये तो नेचुरल है। हाँ, तो वो एंड देन जो घर में नानी माँ नाना अब्बा उनकी प्रेजेंस जो थी वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सुतून थे हमारे घर के। नानी माँ जो थी वो मेरे दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी, मेरा बेटा मेरे बेटे तो लाडले होते हैं। हाँ, और जो अम्मा थी मेरी, यानी कि मेरी वालदा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी हयाती दे, तो वो जो थी वो उनका जो तरीक़ाकार था वो कुछ यूँ था कि तमीज़, तरीक़ा, उठना बैठना, कैसे आपने चाय देनी है और कैसे ग्लास के नीचे हाथ रख के पानी देना है, अगर नहीं देना तो डांट भी पड़ेगी। हाँ, लखनऊ और कानपुर, क्योंकि वहाँ से माइग्रेट कर आए थे, तो और जो डैडी थे उनका बड़ा प्यार का था, मगर एक रोब व दबदबा था जो होता है। हाँ। और नाना बू के साथ ये था कि वो हमें हर चीज़ बता रहे होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमसे अखबार वो पढ़वाते थे,
ताकि आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए। और वो हमको जो वाक़यात सुनाते थे, चाहे वो हमारे सहाबा इकराम के हों, चाहे वो, तो वो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पूछते थे ना, कनेक्ट करते थे कि याद भी है कि नहीं है। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा एक मतलब ज़िंदगी जो थी वो गुजरी, और माशाल्लाह। तो मैम आप पढ़ाई में कैसी बच्ची थी? हाँ, पढ़ाई में मैं अच्छी थी, क्योंकि मुझे हमेशा जो था ना शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो इसलिए, और मुझसे छोटी बहन है फ़रद, जो अभी मुल्क से बाहर हैं, वो डॉक्टर भी हैं। हमारे घर में काफ़ी डॉक्टर, मेरे ब्रदर इन लॉज डॉक्टर, ना बनी तो मैं अच्छा, घर वालों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपके साथ हो। हाँ, और मुझे भी थी, लेकिन घर में बड़ी होने के नाते मेरी शादी जो थी वो ज़रा जल्दी हो गई। आई वाज़ वेरी यंग। और मुझे याद है कि मैंने डैडी से पूछा था कि डैडी मुझे आगे पढ़ने का शौक़ है। डैडी ने कहा हाँ, उन्होंने कहा इजाज़त देंगे। हाँ, वो क्या पढ़ाई और क्या पढ़ाना, कुछ ना किया। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसका मतलब है कि काफ़ी यंग एज में, अर्ली एज में आपकी शादी होगी, तो ये जो आपका माशाल्लाह से जिसकी वजह से आप दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं, इस तरफ आपका कब आना हुआ? क्योंकि मैं छोटी थी जी, फिर मगर मेरी शादी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर मी वो बिल्कुल नहीं चली। तो मैं फिर वापस अपने वालिदैन के घर आई। उस वक्त मुझे मेरे डैडी ने चॉइस दी कि बेटे आप कुछ क्या करना चाहेंगी, आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करें। मैं कहा ना डैडी, मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है। और मैं खुद जो है ना अपने, मेरा बेटा माशाल्लाह से, और तो उसको मैंने अपने पाँव पे खड़े होकर उसको ख़ुद पालना है। डैडी मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने सोचा होगा कि ना तो ये पढ़ी लिखी है तो फिर मतलब ये क्या करेगी। लेकिन फिर मैं इंग्लैंड चली गई। अच्छा। और वहाँ से मैंने अपना ब्यूटिशियन का कोर्स किया, कर्टसी माय फादर ऑफ कोर्स। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो उस वक्त उन्होंने मेरे लिए पूरा एक सेटअप कर दिया था सैलॉन का। हाँ, वाह। और हमने उसका नाम जेपिलेक्स। सपोर्टिव थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। ही वॉज अ विजनरी एट दैट टाइम, बिकॉज जब मेरे साथ ये हुआ वाक़या, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां, अब उस वक्त तक मैं उनकी शादी नहीं करूँगा जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल ना कर लें और वो मजबूत ना हो जाएं। तो अब उस वक्त जो ना ये चीज़ें नहीं होती थी कि एम्पावरमेंट होता है या क्या, बस डैडी को ये था कि एक गलती हुई है तो वो दोबारा किसी और बच्ची के साथ ना हो। तो फिर जब मैंने अपना डेपिलेक्स शुरू किया, उस पर भी डैडी और ने हेल्प की। अच्छा, मेरी जो बच्चे थे उनको मेरी वालदा और मेरे बहन भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया। तो बड़े अरसे तक जो मेरा बेटा था वो मेरे डैडी को ही डैडी कहता था। हाँ। तो बाद में जाके ज़ाहिर है उसने नाना कहना शुरू किया। लेकिन जिस वक्त मैंने डेपिलेक्स शुरू किया, दिस इज़ इन 1980। पाकिस्तान में तो शायद ऐसा कोई काम होता ही नहीं होगा, आप तो पायनियर्स में से हैं। हाँ, बहुत कम थे, छोटे छोटे सैलॉन्स थे। ज़्यादातर चाइनीज़ लोगों ने खोले हुए थे, इवन इन कराची। अच्छा। और उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा सैलॉन जिसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनका यूनिफॉर्म हो, या हमारे सैलून में डॉक्टर्स की भी मौजूदगी हो, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से शुरू हो गया। और जब मैंने वो अपना डेपिलेक्स शुरू किया तो मैंने ये भी फिर रियलाइज़ किया कि जो बच्चियाँ मेरे साथ काम कर रही थी, जिनको मैंने एम्प्लॉय किया था, उनको वो मौक़े नहीं मिले जो कि मुझे मिल सके। ठीक है। तो फिर मैंने उनको हर वो ट्रेनिंग दी जो कि मैंने ख़ुद हासिल की थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कोई अजीज़ व क़रीब के, तो उनको सिखा दोगे, इन्होंने अपना पार्लर खोल लेना है। वो टिपिकल माइंडसेट। मैंने ये, मुझे हमेशा से ये था कि अल्लाह ताला आपको आपके नसीब का देता है, ना कोई ले सकता है और ना आप किसी को दे सकते हैं। इट इज़ अप टू हिम। बेशक। तो बस वो एक सैलून से इस वक्त माशाल्लाह
हमारे 76 सैलून्स है पूरे पाकिस्तान में। मैंने ये पूछना ही था आप। हाँ। अच्छा मैम, पाकिस्तान से बाहर भी हैं? बाहर इस तरह से है कि जो मेरी सिस्टर्स हैं, ठीक है, जो दूसरे मुल्कों में रहती हैं, उन्होंने भी इस काम को, ऑल्दो के उनके अपने भी मतलब पढ़ी लिखी वो किसी और फील्ड में, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो सैलून खोला हुआ है, तो वो डेप्लेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, तो हैं, इसका मतलब है बाहर की कंट्रीज़ में। मैंने बहुत सारे इस तरह की लड़कियों को जानती हूँ कि जिन्होंने शादी के बाद कनाडा या अमेरिका मूव हो जाना था, वो स्पेशली उनकी मदर्स ने आपके सैलून से कोर्सेज करवाए और उन्होंने बाहर जाके अपने सैलून बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। बहुत अच्छे। मुझे इतनी खुशी होती है, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर मैं किसी ऐसी बच्ची से ना मिली हूँ जिसने मुझे याद न दिलाया हो, आपको याद है ना मैं आपकी स्टूडेंट थी, या आपको याद है ना आपने मुझे दुल्हन बनाया था। जितनी हज़ारों दुल्हन आप बना चुकी हैं, ये लाखों भी। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। लेकिन उनकी मोहब्बतें के वो इतनी इज्जत देती हैं, और फिर वो इस बात को अप्रिशिएट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। वरना लोग जो हैं वो नहीं बताते कि उन्होंने कहाँ से सीखा है। कि हमारे यहाँ पे हाँ जो है ना कितने ऐसे माशाल्लाह से अच्छे नामी ग्रामी सैलून्स एंड सैलून ओनर्स हैं जिन्होंने या मेरे पास काम किया होगा या मुझसे सीखा होगा। डेफिनेटली, जब आप ही थी माशाल्लाह, और इतनी एडवांस ट्रेनिंग आपके पास थी। वो जिक्र नहीं करती, मानना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जी माशाल्लाह ये अकेली और जिंदा मिसाल है। अच्छा, तो आपने कहा 76 प्लस, 76 प्लस, तो जो इस वक्त स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो कितना स्टाफ आपके अंडर काम कर रहा है? देखिए, अगर क्योंकि ये फ्रेंचाइजिंग का सारा का सारा सिस्टम है, तो ऑन एन एवरेज अगर एक सैलून के अंदर 35 बच्चियां काम करती हों या 30 या कभी कभी उससे कहीं ज़्यादा भी, ठीक, तो हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चियों की जो कि अपने पाँव पे खड़ी हैं और जो एम्पावर्ड हैं, जिन्होंने अपने सैलून्स खोल लिए हैं, उनको भी 20-20 साल हो गए। हाँ, तो माशाल्लाह से, मतलब अब मैं कभी सोचती हूँ कि भाई अब बटखेला में है या पेशावर में 3-4 सैलून्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे तो जहाँ एक ख़ुद भी मुझे भी इनकरेज करती हैं, तक़वियत देती हैं, लेकिन उन बच्चियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कि वो अपने घर के हालात के लिए या अपने आप को मजबूत करने के लिए वो अपने सैलून्स खोल के, और इट गिव्स देम कॉन्फिडेंस, एम्पावर्ड होती हैं वो, जिसे कहते हैं ना खुद मुख्तार हैं, बाइख्तियार हैं, बड़ी बात होती है। अच्छा मैम, जब आपने क्योंकि स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जब क्योंकि बात आपकी शादी की हो रही थी तो आपने डिवोर्स पे कहा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, ठीक है, वरना ज़्यादातर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लड़कियां ख़वातीन होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती चली आती हैं, ठीक है ना। उनको बस घर से भी ट्रेनिंग ये मिली होती है कि आपने चुप रहना है, सब सहना है, बर्दाश्त करना है। आपकी माशाल्लाह से खुशकिस्मती से कि एक तो आपने खुद नहीं किया, दूसरा फिर फैमिली इतनी अच्छी सपोर्ट आपको मिली, उन्होंने इनकरेज किया और आपने किया। आप खुद तो एम्पावर होना चाहती थी, तो ये जो आपने डप्लेक्स की बुनियाद रखी, इसके पीछे ये जो खवातीन को ट्रेनिंग दे के यहाँ तक पहुँचाने का आपका यही माइंडसेट था कि आप खवातीन को एम्पावर्ड करेंगी? ये अल्फाज उस वक्त मुझे नहीं आते थे, अच्छा, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि मुझे बच्चियों के लिए ज़िंदगी बेहतर करनी है, ठीक है, मुझे उनको वो सिखाना है कि वो मज़बूत हों, मुझे उनको इतना सिखाना है कि कल वो, और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के हालात जो हैं वो छुपाए नहीं हैं, और उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे हमदर्दी चाहिए, बल्कि अगर मेरे जैसे हालात पे कोई और लड़की, कोई और जो खातून है वो गुज़र रही हो, तो वो ये सोच सकती है कि नहीं आपके एक एग्जाम्पल उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं इनकरेज करती हूँ। मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद फिर अपने हुकूक की बात करें। अगर आप मजबूती चाहती हैं, अगर आप अपनी आपके अल्फाज गुम नहीं होने चाहिए, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो उसमें वज़न होना चाहिए। सो मैं हमेशा ये कहती हूँगी कि
मुझे किसी ने कोई काम दिया, पहले मैं अपना काम करूं, फिर उस काम के ऊपर अगर कोई तनकीद हो रही है या ज़्यादती हो रही है तो फिर मेरा हक बनता है बिल्कुल कि मैं आवाज़ उठाऊं। अब ये भी आपको देखना होता है आपका माहौल क्या है। आपने आवाज़ उठाई, आपको 2 थप्पड़ पड़ गए, ठीक है, या आपने आवाज़ उठाई, आपके साथ ज़्यादती हो रही हो, वायलेंस हो रहा हो, तो उस वक्त भी समझ के साथ आपको आवाज़ उठानी होती है। सो ये तमाम चीज़ें मैं जैसे जैसे जो कुछ भी मैं सीखती रही, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने हमेशा शेयर किए इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैंने हमेशा, ताकि लोगों को हौसला मिले। हाँ, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला कैन नॉट बी क्रूअल टू यू। उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ एक बहुत बेहतर कोई चीज़ प्लान की हुई है, स्टोर रखा हुआ है। हो ही नहीं सकता कि वो कुछ चीज़ गलत कर। अच्छा, जहाँ पर आप को देख के ही इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन मैम बीइंग ए फीमेल आपने किया, और अकेले से मैं कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है, अब्बा की घर वालों की सपोर्ट थी, लेकिन फ्रंट पर आप ही थी, तो मुश्किलात तो बहुत सारी आई होंगी, और बहुत कोई यकीनन ऐसे लम्हे भी आए होंगे जिस पे आपने सोचा हो कि मुझे शायद इसको बस कर देना चाहिए। नहीं, ये नहीं कभी सोचा कि बंद कर देना चाहिए। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं इसको और किस तरह से बेहतर कर सकती हूँ, इसका हल निकाल, इसका मुझे हल चाहिए। और क्योंकि मैंने हमेशा अपने गोल सेट किए, मैंने अपने टारगेट्स बनाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं वो गोल्स को जो है वो हासिल कर लूँ, वो टारगेट्स जो हैं वो उनको मैं अप्रोच भी कर सकूँ। हो सकता है रास्ते में मुझे किसी और राह पे मुड़ना पड़े, लेकिन मैं जहाँ पे भी जाऊँ, जहाँ पे भी मुड़ूँ, मैं अपना 99.9% नहीं 100% देना चाहती हूँ। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो जो भी ख़वातीन हैं, जो भी बच्चियाँ हैं, जब कभी भी वो कुछ काम करने का सोचती हैं या उन्होंने सोच लिया कि मैंने इस तरह से करना है, तो उनको चाहिए ये कि वो पहले उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करें। हुनर जो है वो आप हुनरमंद हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से पॉलिश हो सकती हैं अगर आप उसके बारे में और तालीम हासिल कर लें। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न टू अर्न, अगर आपका ये ज़िंदगी में है। सो आपने जो भी अपनी ट्रेनिंग करनी है, लेनी है, वो ज़रूरी हो जाता है। फिर मुश्किलात तो आएंगी। हमारी वी हैव अ पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे मर्दों का माशरा है, ठीक है ना, मेल डोमिनेशन। तो उसमें सो मेल डोमिनेशन जो है उसको आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसमें बहुत सी दफ़ा बच्चियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। बच्चियाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके गलतियाँ कर देती हैं, उनसे खुदाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। इंसान है, हो भी सकती हैं, लेकिन हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो उनको डिस्करेज ना करें, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो ऐसे बहुत से हादसात वाक़यात हुए जहाँ पर मुझे बाकायदा सोचना पड़ा है मैं लड़ूँ कैसे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कोई बिज़नेस शुरू करें तो आपको अपने लॉज के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तानी लॉज हाँ, हमारे लॉज के बारे में, और आपको बिज़नेस के हवाले से भी लॉस का पता कि इनकम टैक्स क्या होता है, वेल्थ टैक्स क्या होता है, आपको बिजली का बिल कहाँ देना होता है, आपको आप इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं तो। जब आप कर रहे हैं, और फिर आपके अकाउंट्स को कौन डील करता है, आपके अकाउंट्स में आप क्या, ज़्यादातर अकाउंट्स में कम से कम मेरे वैसे तो तमाम डेप्लेक्स सैलून्स जो हैं उसमें ख़वातीन का राज होता है, ठीक है, सही, लेकिन जहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है वो मर्द तो आपको पता होना चाहिए कि कि अकाउंटिंग, और फिर टैक्सेशन के हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कल अगर कोई ऐसी फैमिलीज़ भी आती हैं जो कि आप पे आके रोब झाड़ती हैं, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, या मेरे हस्बैंड वो हैं, या मेरा भाई वो है, या किसी भी डिपार्टमेंट से ले लें। तो और फिर वो मतलब आपको एक तरह से खौफज़दा करते हैं या डराते हैं,
आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है उनको प्रोटोकॉल के साथ मैं ये कहने लगी थी, हाँ, डिस्काउंट भी दें, डिस्काउंट नहीं ना लें। अब ये नहीं हो सकता, घोड़ा कहीं घास से दोस्ती करता है। अच्छा, मैं समझी थी सिर्फ वो प्रोटोकॉल डिमांड करते हैं। प्रोटोकॉल तो हमें चाहिए, वो तो आप तकरीबन हर कस्टमर क्लाइंट को देते हैं। मेरे लिए कोई क्लाइंट जो है ना वो छोटी बड़ी नहीं है, सारे इक्वल है। लेकिन जो ज़बरदस्ती लेते हैं उस पे उलझन होती है, वो तो बनता है। और उसके ऊपर से फिर वो पैसे भी ना दें तो वो और भी घबराहट होती है, और फिर पूरा खानदान भी एक बंदे की शादी है, पूरा का पूरा खानदान आ जाए, तो फिर कैसे डील करती हैं? और आप जिस तरह से बात करती है ना, आपका जिस तरह से रख रखाव बात करने का अंदाज है, मुझे तो लगता है आप तो किसी से बोल ही नहीं सकती, लड़ ही नहीं सकती है। तरीके के साथ होता ही है, बताती हूँ। अगर कहीं पे इफ़ आई हैव टू पुट माई फुट डाउन कि सॉरी मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार होती हूँ। कोई नोटिस आ जाता है, जिस ज़माने में मैंने शुरू किया था उस ज़माने में टेलीफोन की लाइन भी कट सकती थी, बिजली के तार कट गए, इस टाइप की भी चीज़ें हो जाती थी। हाँ, सो बट आई बिन अनफॉर्चुनेटली, बट जैसे जैसे मुझे ये एक्सपीरियंसेस होते गए वैसे वैसे मैं लर्न करती चली गई। मैं लर्न करती चली गई तो फिर मैं समझ लो कि तैयार हो गई थी। और यही मैं सबको कहती हूँ कि प्लीज़ नो द रूल्स एंड द लॉज ऑफ द लैंड। और उसके लिए जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ख़वातीन के लिए, बहुत ख़वातीन के लिए, कि अगर आप इस फील्ड में आ रही हैं, किसी भी फील्ड में आ रही हैं और फिर आप आगे भी जाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, मुसर्रत आपा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायज़ा बुखारी। हमारी आज की मेहमान है मुसर्रत मिसबा साहिबा। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपका शुमार तो माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप की ब्यूटिशियंस में होता है, और अब लेकिन जब आप देखती हैं, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तो इक्का दुक्का ही पार्लर्स थे, ठीक है, अब जब आप देखती हैं तो हर गली मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, हर जगह पे आपको नज़र आते हैं सैलून। आप समझती हैं कि जिस तरह का काम आप दे रही हैं, आप कर रही हैं, जिस तरह की सर्विसेज आप, उसमें क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है, तो बाकी सैलून्स में भी इसका ख्याल रखा जाता है या बस वो काम चलाऊ वाली बात है? कंपटीशन बहुत है, इसलिए काम चलाऊ वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर वो छोटा सा भी अपने घर के अंदर अपने कमरे में इंडिविजुअली भी खोल के काम करें तो उनको काम अच्छा आना चाहिए, अगर वो उसको अर्न करना चाहती हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहती हैं। ख़त्म हो गया वो वक्त जब कि आप घर की चीज़ों के अंदर कोई क्रीम लगा के मुँह पे लगा दें। पीपल आर कॉन्शियस, पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट इट। ख़वातीन जो है वो हर चीज़ तो आपको पता है उंगलियों के ऊपर होती है, तो वो आपको बता देते हैं। सो इट्स गुड कि जो बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं और जो काम करवा रही हैं वो जानती हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, वक्त गुजर गया, मगर फिर भी ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कि अध कच्चा हो। बिल्कुल सही। आपको यकीनन उसके बारे में मालूमात, और वही वाली बात कि आप अगर बाहुनर होना चाहती हैं तो आपको तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। और तालीम याफ्ता से मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने MBA किया हुआ हो या आप एक क्वालिफ़िकेशन, आप अपने हुनर के हवाले से उसमें ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करें। ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसी तरह से गवर्नमेंट की भी इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसी तरह से मेरे ख़्याल में हर दूसरा तीसरा पार्लर जो है उसके साथ लिखा होता है फलां ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट, या तो वो जो सिखा रही हैं वो सही सिखाएं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत गलत होती है कि आप और बहुत दफ़ा ज़्यादती भी मैंने देखी है कि बच्चियों से पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं और उनको सिखाया भी नहीं जाता, या उनको अगर वो पैसे नहीं दे सकती हैं तो वो उनसे बहुत अरसे तक बगैर काम लिया जाता है काम और फिर भी कुछ नहीं सीख पाती हैं।
तो इसलिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप चाहती हैं कि आप कामयाब रहें, सो सैलून्स का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, बच्चियों के काम करने का तरीका कार बदल गया है और बदलना चाहिए। और अगर नहीं है तो क्लाइंट्स जो हैं वो फिर किसी और जगह चले जाएंगे। सो आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड बेटर डायरेक्शन। शुक्र है। अच्छा मैम, जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ आपके इंस्टीट्यूट में आती हैं कोई कोर्स करने के लिए, तो कोई ख़ास क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है? हम लोग अपने कोई बेसिक टेस्ट होता है? कोर्सेज होते हैं। नहीं, टेस्ट नहीं होता। हम कोर्सेज इस तरह से करते हैं कि एक एडवांस लेवल का कोर्स होता है और एक कोर्स जो होता है वो आपका असिस्टेंट ब्यूटिशियंस के होते हैं। सही। यानी कि आप किसी को शेडो करने के लिए तैयार होते हैं और फिर आप आगे आगे थोड़ा थोड़ा करते चले जाते हैं। ज़्यादातर बच्चियां जो है ना वो मेकअप सीखना चाहती हैं। ठीक है, हमें मेकअप सिखा दीजिए, हमें हिट मेकअप सिखा दीजिए। ये कितने मजे की टर्म है, हिट मेकअप। तो वो क्या होता है वैसे? मुझे तो पता चले आज। ग्लैमर मेकअप सिखा दें, यू नो, स्वीट, यू नो, लाइक आई मीन वो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से सोचती हैं, तो उनका मतलब होता है कि जो इन फैशन, इन स्टाइल हो उस टाइप की चीज़ सिखा दें। तो उसके लिए इतना आपको आना चाहिए कि आप अपना पढ़ सकें थोड़ी बहुत। ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश जानती हो, क्योंकि हम अगर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं हमारे कोर्सेज़ वगैरह, मगर हम उनको तर्जुमा करके देते हैं, वो ख़ुद भी कर सकती हैं। हमारे पास गूंगी बहरी बच्चियां भी कोर्सेज़ करती हैं, तो उसमें तो यू नो इट्स ए टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया। वाह। तो वो अपने पाँव पे खड़ी हैं। हमारी बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने हमसे सीखा है और फिर आपके पास काम भी कर रही हैं और अपने अपने सैलून भी खोल लिया। हर आदमी तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा, जो क्लाइंट्स होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं इस तरह की लड़कियों से भी? जब तक वो हमारे पास हैं तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब वो हमें छोड़ के आगे बढ़ती हैं तो फिर जाहिर है कि आई थिंक दे लर्न विद एक्सपीरियंस। अच्छा मैम, डबप्लेक्स की तो हमने बहुत सारी बात कर ली। आपकी जो शख्सियत का एक बहुत बड़ा हवाला है वो स्माइल अगेन फाउंडेशन है। बहुत सारे लोगों को इसका ख्याल नहीं आता, इससे पहले था भी नहीं, लेकिन आप चाहती तो अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजार सकती थी, खुशी खुशी ऐशो इशरत में। लेकिन आपने स्माइल अगेन फाउंडेशन का ये आपको आइडिया कैसे आया? आपने इसकी बुनियाद कब और कैसे रखी? इसके पीछे स्टोरी क्या है? एक बच्ची मेरे पास आई और वो पूरी जली हुई थी तेज़ाब से। उसकी आँख नहीं थी, उसकी नाक की जगह सुराख था, बहुत तकलीफ़ में थी। और वो रेलवे स्टेशन से पीटीवी सेंटर गई, वहाँ से किसी ने उसको मेरी तरफ भेज दिया कि जाओ मेकअप वहाँ से करा लो। तो जब वो आई तो उसने मुझे चैलेंज किया ना कि आप इतनी बड़ी जो ब्यूटिशियन बनी फिरती हैं, आप मुझे मेकअप से ठीक करें। तो मैं खड़ी थी, मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी पाँव से। और फिर मैंने उसको बिठाला और फिर मैंने पहले अपने आप को कंपोज किया। फिर मैंने डॉक्टर्स को फ़ोन करना शुरू किया उसके लिए, क्योंकि जाहिर है मेकअप से आँख तो नहीं हो। तो फिर डॉक्टर्स बिज़ी थे। फिर मैंने उसको कहा आप सुबह आ जाइएगा। उसने कहा मैं कहाँ से आऊँ, मैं तो आगे से मुश्किल से। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब उसके पाँव में बाकायदा छाले से पड़े हुए थे, क्योंकि उसके पास शायद आने के लिए पैसे भी इतने नहीं थे, किराए। तो फिर सुबह फिर मैं जब घर गई तो मैंने अपने अल्लाह से इतनी गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि मेरे अल्लाह, मैंने कभी ये तकलीफ़ औरतों की क्यों नहीं महसूस की। और शुक्राना भी अदा किया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं। तो अगले दिन सुबह फिर मैं उस बच्ची को लेके डॉक्टर के पास, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ उसका। तो उसके कोई 15-20 दिन के बाद, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा, मैंने अखबार में एक ऐड दिया कि अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई हैं तो आप फ़ला तारीख को डबप्लेक्स में आ जाइएगा। मैंने दिल में ये सोचा कि मैं अगर 1-2-3 बच्चियों का और करा सकती हूँ इलाज, 2-3 बच्चियों का, ठीक है, क्योंकि एक बच्ची जो है उसका एक दफ़े का ऑपरेशन में ठीक तो नहीं होती है, ठीक है। 25, 30, 35, 40 इस तरह से, वो तो ये बाद में पता चला।
लेकिन उस वक़्त मेरे जहन में था कि मैं 2-3 बच्चों को, जिस दिन वो तारीख थी उस दिन 42 लड़कियाँ, 42 लड़कियाँ थीं, ख़वातीन थीं, छोटी बड़ी बच्चे, वो सब जमा हो गए, कुर्सियों का इंतज़ाम किया और 1-2 डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था, तो उनसे फिर सारा कुछ शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि मैंने किस तरह से शुरू करना है। मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने तो सिर्फ 2-3 ही मांगी थी, ये बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपको उतना ही वज़न डालता है जितना आप सहार सकते हैं। बिल्कुल। फिर बस वो सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त हमारे स्माइल अगेन फाउंडेशन में 750 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बच्चियों से मेरा मतलब है ख़वातीन, हाँ, लड़के भी हैं, मर्द हजरात भी हैं जो हादसाती तौर पे या उनके ऊपर दुश्मनी के तौर पे भी तेज़ाब वगैरह डाला गया या जलाया गया। तो वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो बहुत मुश्किल था। एक तो मुझे उनकी तकलीफ़, मुझे समझ ही में नहीं आता था मैं इनकी तकलीफ़ कैसे कम करूं। मैं उनके लिए, उनको खाना मुश्किल, उनको पीना, उनका सोना, उनकी हाथों में जलन, मुंह पे, चेहरा, जिस्म, मुझे लगता था अल्लाह मियाँ ये आपने ये मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें मैं समझती भी गई, डॉक्टर्स की टीम बनना शुरू हो गई। उनके बाद फिर आपने जब उनका इलाज कराना शुरू किया तो फिर जब उनके हाथ खुल जाते हैं, ठीक है, यानी चिपके हुए हाथें खुल गए या गर्दन जो जुड़ी हुई है वो ऊपर हो गई, तो फिर उनको मैंने कुछ ना कुछ काम सिखाना शुरू किया ताकि वो ख़ुद जो है ना वो इस काबिल हो जाएं कि थोड़ा सा अपना बोझ उठा सकें। क्योंकि वो प्यारे वालिदैन जो उनसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ना फिर क्या कहते हैं, उनके लिए आसानी करने के लिए जब मैंने उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए तो इतना प्यार आता था। मैं उनसे पूछती थी आपने क्या सीखना है, ब्यूटी पार्लर द कोर्स, और मैं कहती थी अच्छा चलें। फिर मुझे ये भी होता था तो चलो घर का ही काम निकल आया। तो फिर वो घरों में उनको इजाज़त थी काम करने की, जो बेहतर थी उनको हम लोग अपने ही सैलून्स में जगह देते हैं। अगर आप जेप्लेक्स में आएंगी तो वो काम करती हुई बच्चियाँ नज़र आएंगी। हर फ्रेंचाइज जो जिस जगह पे भी है मुल्क में, उसमें ये मैंडेटरी है फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए कि वो एटलीस्ट 2 लड़कियों को अपने पास काम देंगे अगर वो उस इलाके में हैं और काम करना चाहती हों, और सब देते हैं और सब काम उनको मतलब उनके लिए आसानियाँ करते हैं। हाँ, जिनको इजाज़त नहीं है वो अपने घरों से कर सकती हैं। खाली ब्यूटिशन का कोर्स नहीं, उनको सिलाई मशीनें, आपने देखा होगा हर दूसरी तस्वीर में 12 सिलाई मशीनें गरीब आवाम को दे दी। सिलाई मशीन देने से वो काम नहीं, आप उनको ट्रेनिंग दिलवाएं। सो यू नो लाइक उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, अगर किसी को पढ़ना था, वो पढ़ना चाहती थी, उनके लिए वजीफ़े जो थे वो शुरू करे। छोटी बच्चियां जो थी उनके स्कूलों के अखराजात हमने फिर बर्दाश्त किए। उसमें मेरे घर वाले, मेरे क्लाइंट्स, मेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता पूल इन करना शुरू किया। हाँ, मैंने पूछना था कि डोनेशन का आपकी फाउंडेशन का क्या प्रोसीजर है? तो उसमें हम यही करते हैं कि हम अब तो लोगों को पता है स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे में। पहले हमने जब बताना शुरू किया तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे कि ये मसरत मिसबा ने कमाने के लिए जो है ना एक नया तरीक़ाकार और गंदी बातें, मगर कोई बात नहीं, वो बातें अब ख़त्म हो गई। अब लोगों ने देखा है कि सब कुछ नज़र आ रहा है। तो फिर शादियां भी हुई हैं उन बच्चियों की, वो सबकी नहीं लेकिन मेरे ख़्याल में तकरीबन 25-26 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। तो वो अपने घरों में हैं। जब हम शादी करते हैं तो फिर एक एक्टिविटी होती है, सारी बच्चियां आती हैं। सुकून आपको मिलता होगा ना? हाँ, मिलता तो है। व्यूअर्स, मुसर्रत आपा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारी आज की मेहमान है मुसर्रत मिसबा साहिबा। अच्छा, तो मैम ये जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है आपकी, ये पाकिस्तान के कितने शहरों में काम कर रही है? और सालाना अभी तो वैसे आपने बताया कि 750 के करीब लगभग लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ है, लेकिन वैसे सालाना कितने लोगों को आप ट्रीट करते हैं? ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई बच्ची जलती है, ओके, तो हम आपसे कांटेक्ट, हाँ, या वो हमें कांटेक्ट करते हैं या हम कांटेक्ट करते हैं और फिर हम उनका इलाज शुरू कर देते हैं। हमने 100 सर्जरीज़ मुख्तस की हुई हैं कि हमने 100 सर्जरीज़ पूरे साल में करानी है। 100 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 100 लड़कियां हर साल जल रही हैं, ठीक है? ठीक। लेकिन जो बहुत पहले से भी जली हुई लड़कियां, उनका भी होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाती है जली हुई बच्चियां, और वो ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में जो होता है वो आपको पता है कपास का बीज जो होता है वो सोक किया जाता है एसिड में, तो एसिड की फरावानी होती है, तो मर्द खफा हो गया, नाराज़ हो गया, इनकार कर दिया लड़की ने शादी से, या जेस कम लाया, ये सबसे ज़्यादा बात। बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं, ये तमाम चीज़ों की वजह से वो तेज़ाब उठाया और फेंक दिया। और उसके बाद जो सर्दियां जब आती हैं तो उस वक़्त हादसाती तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस लीक की वजह से गैस बंद हो गई, जब दोबारा उन्होंने जलाया तो पूरा घर जल गया। अच्छा। बच्चे जो हैं वो कैंडल की वजह से जल जाते हैं, लाइट नहीं आती है, एक ही कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठ के गैस का चूल्हा रख के करते हैं, तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि अगर लड़के जलते हैं, मर्द जलते हैं, तो उनका इलाज तो फ़ौरन शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर बच्चियां जलती हैं तो उनका इलाज नहीं करते हैं कि ये तो बोझ पहले भी थी, मज़ीद ये जल गई है तो मतलब ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो हादसाती वाक़यात आपने कहा, ये मेरा ख्याल है इसका रेशो बहुत कम होगा। अब कम मैं कहीं पढ़ रही थी ऑनलाइन ही, तो वहाँ पे यही था कि जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये किसी को कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। बिल्कुल ठीक है ना, तेज़ाब किसी पे आप फेंक दें, आप उसकी सारी ज़िंदगी अजीरन बना दें, तो लेकिन ये ज़्यादा था कि ज़्यादातर वाक़यात जो होते हैं वो क्योंकि कोई लड़का कोई प्रपोज़ करता है आपको शादी के लिए, आप जब इनकार करती हैं तो वो आपसे बदला लेने के लिए वो ये होता है कि जी तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं रहोगी। अनफॉर्चुनेटली ये वही जहालत है। अब देखिए हमारे रिलीजन के अंदर औरतों का इज़्ज़त, एहतराम, वो अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं, अगर मर्द तलाक दे सकता है तो औरतें खुला भी ले सकती हैं। बेटियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा, अपनी जगह से उठ जाते थे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए। जहेज़ की कोई चीज़ ही नहीं थी कि जहेज़ दिया जाए, सब हमारे ये तमाम चीज़ें। हाँ, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने रिलीजन को मर्जी के हिसाब से चलते हैं ना, रिलीजन में जैसा तो, चाहते हैं इस्लाम को वैसे ले लेते हैं। और उसमें भी इतनी बड़ी बात कही है कि आप दीन में मुकम्मल तौर से दाखिल हों, आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि ये मुझे सूट कर रहा है तो ये चीज़ मैं, लेकिन यहाँ पे यही, हाँ यहाँ पे। सो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक जहालत का ही हिस्सा है। हाँ, जहाँ पे मैं बच्चियों की तालीम की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ वहाँ पे मर्दों की तालीम और लड़कों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें इन तमाम चीज़ों का फिर कानून जो है, हाँ कानून का बताएं उसको भी, कवानीन तो हमारे मुल्क में दरख्तों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है, बात तो अमल की है। हाँ, तो उसको लागू करना ज़रूरी है। सो वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने पिछले महीनों में सिंध से हमने तेज़ाब की सेल के ऊपर जो केस किया था, अच्छा, 2-2.5 साल में हमने एक पिटिशन दायर किया था, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और सिंध कैबिनेट ने उसका रूल बना दिया कि तेज़ाब की फ़रोख्त में बहुत सारे कतवन लगा दिए हैं, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन पे लागू होना चाहिए,
होना तो चाहिए और होगा इंशाल्लाह। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो गया कि इसके बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस। अच्छा मैम, ये जो आपकी फाउंडेशन है, आप ये बताएं कि जिस पे आप माशाल्लाह से आपने कहा 100 आपने लोग रखे होते हैं जिनको आप लोग ट्रीट करते हैं, एक प्रोसीजर पे ख़र्चा कितना आता है और जो टाइम पीरियड है क्या वो भी इसमें मैटर करता है कि अगर कोई खातून या लड़की पे जल्दी फेंका गया या कुछ अरसे के बाद आ रही है तो वो ट्रीट कर सकते हैं हम उसको या नहीं? एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता और हम वैसे भी पैनिक कर जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो करे क्या। हाँ। तो उसके बारे में आगाही देना ज़रूरी होती है कि भाई आपको इमीडिएटली क्या फ़र्स्ट एड देनी है। आग लग जाती है तो कहते हैं भागो मत, रोल करो या कोई चीज़ डाल दो। इसी तरह से तेज़ाब के लिए कि भाई आप पानी जो है वो बहुत ज़्यादा डालें ताकि वो डाइल्यूट हो, मुंह पे आए तो फ़ौरन मुंह अपना धोना चाहिए ताकि आंखें ज़ाया ना हो। अच्छा। ये सारी बातों को बताने के लिए जहाँ हम उस आगाही मुहिम करते हैं वहाँ पर हुकूमती सतह के ऊपर भी ये चीज़ों का को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। एक लड़की जो कि जिसको तेज़ाब से जलाया जाता है या आग लगाई जाती है, 35 ऑपरेशन 40 ऑपरेशन, अब वो 35 ऑपरेशन एक साल में नहीं हो सकते हैं। एक लड़की के साल में 2 दफ़ा ही हो सकता है, इंसान है। तो सालों तक ये और हम सिर्फ ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपने अखराजात की बात की, वक्त के साथ साथ चीज़ें महंगी होती चली हो रही हैं। सहूलियात इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, यानी कि उन बच्चियों के साथ। तो हम कंसेशनल और उसमें जो हमें वो रिबेट देते हैं वो तकरीबन अब जो है वो 75,000 के करीब एक सर्जरी के होते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, अभी रिसेंटली डॉक्टर शहजाद है, उन्होंने किंग एडवर्ड में एक बर्न यूनिट कायम किया, तो क्या आप इस तरह के यूनिट्स के साथ एसोसिएट होकर काम करती हैं, आप अपना अलग काम करती हैं? नहीं, हमारा हॉस्पिटल तो है नहीं, ठीक, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बर्न्स यूनिट है और हम पिछले कई सालों से जिन्ना अल्लामा इकबाल जिन्ना हॉस्पिटल में जो बर्न्स यूनिट है बहुत अच्छा है। डॉक्टर मौज़म तारर अब रिटायर हुए हैं और मगर उनका जो यूनिट है वो बहुत आला तरीके से हम उनके साथ हैं। हर शहर में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर बेसिकली इमरजेंसी के हवाले से बच्चियाँ जाती हैं, तो उनकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी फिर बाद में होती है। जहाँ जहाँ बर्न्स यूनिट है वहाँ पर फिर उनका इलाज जो होता है वो शुरू होता है। सो आई एम श्योर डॉक्टर शहजाद जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में पिम्स है, मुल्तान में निश्तर है, लाइट हॉस्पिटल इन फैसलाबाद, सो दे ऑल हैव बर्न्स। अच्छा, तो मैम ये भी आपको कुछ आइडिया है कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं वो जो ख़वातीन आप तक आती हैं, लड़कियां या बच्चियां, उनका ताल्लुक ज़्यादातर किस शहर से होता है? साउथ ऑफ पंजाब से। ज़्यादातर पंजाब का जो साउथ का एरिया है वहाँ से आती हैं बच्चियाँ, और उसके बाद फिर वो सराई की बेल्ट में जाके सिंध में जब जाती हैं तो उमरकोट, शोरकोट और फिर सिंध के इंटीरियर में जाते हैं। KPK में हार्डली, बलूचिस्तान में हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, और पाकिस्तान में एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशंस कितनी है, इसका कुछ आइडिया है? हमारी इस वक्त सबसे बड़ी, सबसे फ़ाल माशाल्लाह से और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन छोटी छोटी और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो असल में कोई किसी जले हुए को देखेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। तो बट एंड ऑफ द डे वो सबके सब हमारी तरफ ही भेज दी जाती हैं। सबको पता है कि आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लिहाजा आप सबको मैनेज कर लेंगी किसी ना किसी तरह। अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं मैम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन ये सारे के सारे बहुत छोटे हैं जितना बड़ा आप काम कर रही हैं। बस अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको ये तौफीक दे के रखे। आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।